हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। और आज हमारे साथ जाने माने स्कॉलर, एमिनेंट स्कॉलर और बहुत बड़े एक्टिविस्ट राम पुनियानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं उसको उस पे हम बात करें। और इस हफ्ते आपको पता है, जो 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 डिबेट चल रहा है वो है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या और आबादी बढ़ने के ऊपर पूरी सियासत हो रही है। और उत्तर प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के एतबार से, वहां पे एक नया बिल लाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 2 बच्चे से ज्यादा जिनके पास होंगे उनको सहूलियत नहीं दी जाएगी, राज्य की बहुत सारी सहूलियत उनसे छीन ली जाएगी। ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि 2 बच्चों से ज्यादा मुसलमानों के पास भी बच्चे हैं और हिंदुओं के पास भी बच्चे हैं, लेकिन पूरा का पूरा खेल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ खेला जा रहा है। और आसाम के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक बड़ी सी बेतुकी से बात कही है कि मुसलमानों को फैमिली प्लानिंग अपनानी चाहिए ताकि वो देश की तरक्की कर सके। और जैसा कि राम पुनियानी साहब बार बार लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ना ये सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं है, ये हिंदुओं में भी आबादी बढ़ती है। और इसका बहुत ज्यादा जो मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास से आते हैं, एजुकेशन क्या है, किस रीजन में आप पैदा हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप साउथ में हैं तो मुमकिन है कि साउथ में रहने वाला जो मुसलमान है या कश्मीर में रहने वाला मुसलमान है, उसकी जो आबादी बढ़ने का जो रेट है वो बहुत ही कम होगा नॉर्थ के मुकाबले में। रही बात की, जैसे राम पुनियानी साहब ने कहा कि ये देखते हैं कि जब ये आईआईटी में काम कर रहे हैं तो जितने ही बड़े अफसर होते हैं उनके बच्चे कम होते हैं, और जितने ही नीचे जो अफसर होते हैं या जितने जो पीएन है और दूसरे लोग हैं उनके बच्चे ज्यादा हैं। मैं खुद एक हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी के 5 बच्चे हैं। तो वो तो कोई लव जिहाद और कोई हिंदू जिहाद तो वो लोग नहीं कर रहे थे। बात होनी चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, तरक्की के काम हो, सबको साथ लेके चला जाए, भूखमरी दूर की जाए, स्वास्थ्य पे बात की जाए। इस पे बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इस डिबेट को मीडिया इतनी प्रचारित करती है कि कभी कभी बार आपको बातचीत में और बहस के दौरान आपको कई लोग आपका मुंह पकड़ लेते हैं, आपका कॉलर पकड़ लेते हैं और आप कहते हैं कि अरे आप तो हिंदुओं की आबादी घट रही है और आप इस पर कुछ बोलते ही नहीं है। तो राम पुनियानी जी, आप अपने अनुभव और अपने तजुर्बे से पूरी चीजों की वजाहत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बहुत ही आसानी से एक बार फिर हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद अभय कुमार। और आपने प्रस्तावना में मुख्य बातें तो रखी दी हैं। मैं उनको कुछ आंकड़ों के आधार पे, जो आंकड़े मैंने जमा किए हैं और मोटी समझ के आधार पे मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जनसंख्या वृद्धि का ज्यादा संबंध गरीबी और अशिक्षा से है। गरीबी और अशिक्षा से है। और उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने रिकमेंडेशन में एक बात कही है। वो बात ये है कि शिक्षा और विकास ये सबसे अच्छे गर्भ निरोधक हैं। अब हम तो उस पर डिबेट करते हैं कि गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में भी एक राय कही गई है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो संकीर्ण राष्ट्रवाद वाले हिंदू धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, वो हिंदुओं को डरा के रख रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मुसलमान इस देश में मेजॉरिटी हो जाएगा तो हिंदू इस देश में माइनॉरिटी हो जाएगा। इस बात को वो लगातार अलग अलग तरीके से दोहरा रहे हैं और उसमें बहुत गंदे गंदे कार्टून, गंदे गंदे ओपिनियंस वो अपने आप में दे रहे हैं। तो मैं इस पे हिंदू मुसलमान में जो जनसंख्या का ये है उस पर देने के पहले एक आपको भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या कंट्रोल का प्रोग्राम चला है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। क्योंकि जो आसाम में कर रहे हैं, जो यूपी में कर रहे हैं, वो एक प्रकार से सरकारी दबाव, सरकारी प्रेशर, कॉर्शन के माध्यम से जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या ऐसा मामला है कि जो लोगों को एनकरेज करके, प्रेरित करके, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा के, शिक्षा को बढ़ा के जनसंख्या पर अच्छे से नियंत्रण पाया जा सकता है, ऐसी राय जो है वो मोटे तौर पे आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपको याद होगा इमरजेंसी जिसकी हम सब निंदा करते हैं, इमरजेंसी के दौरान वेसेक्टॉमी, नसबंदी के कार्यक्रम को आक्रामक रूप से चलाया गया।
लोगों को कहा गया कि आपका नसबंदी का सर्टिफिकेट है तो आपको ये सुविधा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो उसके पहले जो देश में नसबंदी का प्रमाण था वो लाखों लाखों में था, लाखों लाखों में था। और जब ये जबरदस्ती की, लोग इससे इतना डर गए कि आज सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि नसबंदी के कार्यक्रम को प्रमोट करें, पर वो उसकी संख्या बढ़ ही नहीं रही। एक चाइना का लोग बड़ा उदाहरण देते हैं कि चाइना में वन चाइल्ड नॉर्म आया, सरकार ने वन चाइल्ड नॉर्म को लोगों पे थोपने की कोशिश की, और हालात ये हुए कि आज चीन की सरकार लोगों को कह रही है कि आप 3 बच्चे कम से कम पैदा करो। तो ये एक बात है कि इस पर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। दूसरी बात देखिए कि ये जो जनसंख्या वृद्धि की दर है भारत में, अब खैर आजकल तो सब चीजों का दोष नेहरू जी को दिया जाता है, पर 1952 से जनसंख्या नियंत्रण के कानून, जो नीतियां, कानून नहीं नीतियां लाई गई, और उसमें एक था फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट। और फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का शुरू में कहा गया कि आप जनसंख्या का नियंत्रण कीजिए, बाद में उसको बदल के कर दिया गया फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर यानी जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनकी मदद करो कि ज्यादा बच्चे ना हो, जिनके बच्चे नहीं है उनको मदद करो कि उनके बच्चे हो। फैमिली वेलफेयर में तो ये होता है ना कि आप पूरे परिवार के सुख को देखें। तो ये 1952 से चलाया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सन 2010 के आते आते रेट ऑफ फर्टिलिटी, अब रेट ऑफ फर्टिलिटी क्या है? प्रति महिला बच्चों की दर, एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है उस पे है। जैसे आप अपना खुद का उदाहरण ले रहे थे, मेरा भी उदाहरण वैसा है। हम 4 भाई हैं, 2 बहन है। मेरे पिताजी 4 भाई थे, 2 बहन थे। ये उस समय की एक आम बात की थी, तो खैर उसमें नहीं जाते हम। पर आज जो प्रति महिला रेट ऑफ फर्टिलिटी है वो 2.2 के करीब आ गया है। 1950-60 में 4 था, 5 था, 6 था, अब ये 2.2 तक आ गया है। और आपको बता दूं कि जो आइडियल, जो इसका आदर्श है वह 2.1, 2.1 अगर रेट ऑफ फर्टिलिटी रहा तो पॉपुलेशन एक स्टेबल रहती है, उसमें किसी प्रकार का ज्यादा चिंता करने की बात नहीं रहती। तो खैर ये एक मोटे तौर पे इस बात को हम कह सकते हैं। दूसरा देखिए कि किन लोगों के बीच में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। मैं 2 उदाहरण दूंगा कि एक तो है आदिवासियों का और दूसरा है मुसलमानों का। आदिवासियों की जनसंख्या 1951 में थी 8.6, सॉरी 6.8, 6.8 1951 में, आज हो गई है 8.6। मुसलमानों की जनसंख्या थी 8.9, आज हो गई है 14.2। तो इससे ये समझिए कि जिस समाज में गरीबी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है, बच्चों के होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। ये एक बहुत सरल सा फार्मूला है। दूसरा, अब इसमें हम देखते हैं कि जहां तक हिंदू मुसलमान का सवाल है, हिंदू मुसलमान के सवाल के बारे में अगर हम देखें तो एक होता है डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ, दशकीय जनसंख्या की वृद्धि। अब दशकीय जनसंख्या की वृद्धि में अगर आप देखें तो 1991 से 2001 तक हिंदुओं की जनसंख्या में जो गिरावट आई वो थी 22.7 से 16.7, और मुसलमानों में जो कमी आई वो थी 32.8 से 24.6। ठीक है, तो मुसलमानों में ज्यादा थी, पर जो गिरने का रेट है वो मुसलमानों में ज्यादा है। नंबर 1, अभी अभी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है द पॉपुलेशन मिथ, हमारे पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी साहब जी, कुरैशी साहब की है। उसमें बताते हैं कि मुसलमान औरतों में परिवार नियोजन के माध्यमों को अपनाने की दर ये ज्यादा है। अब ये विश्वसनीय तो नहीं लगती, क्योंकि हमको तो वही प्रोपेगेंडा सिखाया जाता है, 4 बीवियां 20 बच्चे वगैरह वगैरह। ये जो उन्होंने अपने आंकड़ों से बताया है कि भाई मुसलमान औरतों में ये जनसंख्या को लेकर सेंसिटिविटी है, ये केवल मौलाना के इस पर नहीं जाती है। दूसरा देखिए कि वो बात पे तो ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है कि 4 बीवियां होती हैं। अब आप बताइए 4 बीवियां होना संभव है क्या? 4 बीवियों के बारे में भी आंकड़ा आया था 2004 या 6 में, एक स्टैटिस्टिक्स दिया गया था। उसमें देखा गया कि बहुपत्नीत्व जो हमारे पुरुष प्रधान समाज की निशानी है वो आज भी जिंदा है, पर केवल मुसलमानों में नहीं, ये भारत के सभी समाजों में बहुपत्नीत्व है। और मैं तो इतना ही नम्रता से कहूंगा
कि मुसलमानों और हिंदुओं में बहुपत्नीत्व का प्रमाण प्राय एक समान है। अब दूसरा देखिए, सेक्स रेशियो, जो सत्यमेव जयते के सीरियल में बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा हुई थी। सेक्स रेशियो में अगर आप देखिए, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या भारत में 930 940 के आसपास चलती रहती है। हरियाणा में सबसे कम है, केरल में सबसे ज्यादा है। मुसलमानों में ये स्त्रियों का प्रमाण ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनमें स्त्री भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंट्रिसाइड का प्रमाण कम है। फिर भी दहेज कुछ कम है सर, दहेज कुछ कम है, इस्लाम के जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं। ठीक है। अब फिर भी तो जो उसके आधार पे देखिए, फिर भी स्त्रियों की संख्या तो 940 ही है। 1000 मुसलमान पुरुष हैं, 940 स्त्रियां हैं। लव जिहाद कितने लोग करेंगे, कितने लोगों को मरना है हिंदू लड़कियों से शादी करके? तो आखिर में तो स्त्रियों की संख्या कम है, तो एक से ज्यादा बार शादी करना तो प्रैक्टिकली असंभव है। और दूसरी बात, जनसंख्या की वृद्धि स्त्रियों की संख्या से होती है। एक पुरुष की 3 स्त्रियां हों या 2 स्त्रियां हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक स्त्री के कितने बच्चे होते हैं। और इसमें जो रेट ऑफ फर्टिलिटी बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेट ऑफ फर्टिलिटी जो है वो 2004 में ये रेट ऑफ फर्टिलिटी था करीब 3, यानी प्रति औरत 3 बच्चे होते थे 2004 में। और इसमें हिंदुओं में थे 2.8, मुसलमानों में थे 3.4। और इसको 2015 आते आते ये आंकड़े गिर गए। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंकड़ों की गिरावट है वो मुस्लिम समाज में ज्यादा है। तो आज अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज की औरतों में रेट ऑफ फर्टिलिटी ये 2.8 के करीब है, यानी प्रति औरत 2.8 बच्चे, और हिंदुओं में 2.3 के करीब है। अब तीसरी बात देखिए, कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रदेश है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश नहीं, सॉरी मैंने गलती से कह दिया, अभी तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो उसमें आप देखिए द रेट ऑफ फर्टिलिटी इज 1.7। ये होगी बात। अब तीसरी बात देखिए कि रेट ऑफ फर्टिलिटी जो मुसलमान औरतें हैं केरल, कर्नाटका और आंध्र, इनमें रेट ऑफ फर्टिलिटी का मैं आपको आंकड़ा दे दूं। केरल में मुसलमान औरतों में रेट ऑफ फर्टिलिटी है 2.3, कर्नाटका में है 2.2 और आंध्र में है 1.8। और बिहार की हिंदू औरतों में रेट ऑफ फर्टिलिटी है 2.9, राजस्थान में 2.8 और यूपी में 2.6। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि रेट ऑफ फर्टिलिटी कोई धर्म के आधार पे नहीं है, इसका आधार है शिक्षा और गरीबी। और अंत में मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो हवा खड़ा कर रहे मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएंगे, अभी के अगर ट्रेंड चलते रहे, अभी अगर जैसे मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूं कि भारत में 2011 में 96.6 करोड़ हिंदू हैं और 17.2 करोड़ मुसलमान हैं, ये 2011 का आंकड़ा है। और इसी प्रकार का अगर ट्रेंड चलता रहा तो 2050 में 130 करोड़ हिंदू हो जाएंगे और 31 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। यानी मुसलमानों की जनसंख्या 16, 17, 18 के करीब स्टेबलाइज हो जाएगी, उससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेगी, और तब जनसंख्या का रेशियो ये रहेगा। अब इतनी मेरी जो प्रस्तावना के बाद मैं मुख्य बात जो रखना चाहता हूँ वो ये कि आसाम के मुख्यमंत्री अभी चुन के आए हैं, उनको अपनी सत्ता को मजबूत करना है और वो ध्रुवीकरण के माध्यम से कर रहे हैं। और ये ध्रुवीकरण का एक हथियार है कि जितना प्रोपोगेंडा अभी तक हुआ है, 4 बीवियां 20 बच्चे को सहारा लेकर, कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता, कोई गहराई में आंकड़ों पे जा नहीं रहा। और जैसे अभी कुरैशी साहब की किताब आई है, उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पे किताब लाई है। और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है कि जनसंख्या के वास्तविक आंकड़ों पे हम जब जाएंगे। अच्छा, तीसरी अंतिम बात, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में जाके ढिंडोरा पीटते हैं कि भारत को पॉपुलेशन डिविडेंड है। पॉपुलेशन डिविडेंड यानी क्या कि यहाँ मतलब पॉपुलेशन फायदा है, पॉपुलेशन फायदा है हमारे लिए, हमारे यहाँ बड़ी आबादी जो है फायदा है कि यहाँ मार्केट आती है, मार्केट ज्यादा आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, नौकरियां ज्यादा मिलेंगी, ये बात वो करते हैं। पर खैर उसमें भी
पॉपुलेशन पर एक सीमा तक नियंत्रण तो चलना चाहिए। पर ये जो चीजें चल रही हैं आज, अभी आपको याद दिला दूं तो अपने साध्वी और ये साक्षी महाराज वगैरह बहुत सारे हैं ना भगवे कपड़े पहनने वाले, वो एक ही एडवाइस देते हैं, वो भी हिंदू औरतों को, कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। उन्होंने खुद तो बच्चे पैदा किए नहीं, ये बात अलग है, पर हिंदू औरतों को बहुत बोलते हैं कि खूब बच्चे पैदा करो। एक आरएसएस के संघ चालक थे के सुदर्शन, वो भी कहते हैं कि हिंदू स्त्रियों ने बच्चे ज्यादा पैदा करना चाहिए, नहीं तो हिंदू माइनॉरिटी में चला जाएगा। और तो और अबे 1970 में जो बीजेपी की पहला अवतार था भारतीय जनसंघ, उसने फैमिली प्लानिंग मेजर्स का पूरा पूरा विरोध किया, और आज भी वीएचपी इसका विरोध कर रही है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल रहना गलत है, क्योंकि से हिंदू तो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा पर मुसलमान नहीं करेगा तो हम कहाँ के रहेंगे। तो ये सब चीजें, ये पूरा मुद्दा मेरे ख्याल से एक सांप्रदायिकता की जड़ों को मजबूत करने के लिए है। आपसे निवेदन यही है कि हम सब लोग इस बात को समझे कि शिक्षा, स्वास्थ्य को विकसित करना, गरीबी को दूर करना, ये हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मेजर है। अब यूपी में देखिए, यूपी में जो हाल है आप देख रहे हैं कि बाकी इन चीजों के बारे में ख्याल करने से, ये कानून ला रहे, वो कानून लाने के बदले अगर शिक्षा का इम्प्रूवमेंट करें, स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट करें और ये सुविधाओं को बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन एक स्टेबल हो जाएगी। ऑलरेडी स्टेबल हो रही है। ये मैं भी अभी आश्चर्य हुआ इस बात को पढ़ के, क्योंकि मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तब से हम फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ते आए हैं, पर उसका डिविडेंड आज दिख रहा है, डिविडेंड आज दिख रहा है, और वो रेट ऑफ फर्टिलिटी के रूप में है जो गिरता जा रहा है, गिर गया, और इतने, जिसको एक स्टेबल पॉपुलेशन में 2.1 फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, और हम ऑलरेडी 2.2 के करीब एट ए नेशनल लेवल आ गए हैं। तो जो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, इसको मजबूत करना चाहिए, इन नीतियों को मजबूत करना चाहिए, और मजबूत करना हो तो केवल शिक्षा, गरीबी को दूर करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार करना, इन 3 माध्यमों से ही हम अपनी जनसंख्या को ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं। सर, मैं कभी कभी जब किसी जो राइट विंग के जो समर्थक पत्रकार या फिर एक्टिविस्ट जो जेएनयू में और आसपास में जब मिलते हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि अरे आपके तो प्रधानमंत्री जी और सबके प्रधानमंत्री जी, आपके नेता, उन्होंने 10 लाख या कितने लाख नौकरियों का वादा किया था, उन्होंने कहा था कि सबको खुशहाल कर देंगे, तो वो कुछ वादा पूरा नहीं हो रहा है, हम लोग बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों का दाखिला तक रुका हुआ है। तो वो क्या जवाब देते हैं, अरे तुम्हारे दोस्त मुस्लिम लोग इतने बच्चे पैदा करते हैं तो कहाँ से मतलब सरकार कुछ कर पाएगी। तो मैं इस सवाल को लेकर कुछ देर तक मैं सोचा, और मैंने कहा कि अगर इस देश में आबादी बढ़ गई है और आबादी बढ़ने की वजह से सरकार कुछ वेलफेयर का मेजर्स नहीं ले पा रही है, तो ये भी तो बात है कि बढ़ी हुई आबादी जो है उससे वो टैक्स भी तो ले रहे हैं। और कोई गरीब आदमी नमक खरीदता है या साबुन खरीदता है या अनाज या राशन खरीदता है या टेलीफोन पे मोबाइल का रिचार्ज कराता है, तो हर रोज 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अपने खर्च का टैक्स के तौर पे जो वो भर रहा है, चाहे 10 रुपया भरे या 50 रुपया भरे। अमीर लोग तो अपना टैक्स नहीं बचाने के, उनके बहुत सारे उनके पास फायदे हैं, उनके पास चार्टेड अकाउंटेंट के पले चले जाएंगे, कुछ नीतियां बना लेंगे, कर्ज माफ करा लेंगे। तो सर अगर बड़ी आबादी है तो वो एक बड़ा टैक्स भी दे रही है, तो वो पैसा टैक्स का कहाँ चला जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां के इन्वेस्टमेंट करती हैं, और 1990 के बाद इतना चला हुआ है कि भारत का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और भारत बहुत ही प्रगति के रास्ते पर चला गया, क्योंकि उदारवाद और निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो उसके पीछे एक और रीजन है कि यहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, तो मार्केट हमारे यहाँ बड़ा है, और दूसरी बात यह है कि लोग इतने सस्ते दर पे हमें यहाँ हिंदुस्तान मिल जाते हैं कि जिस काम के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, कुवैत, लंदन में आपको 2 लाख 3 लाख रुपए होंगे, यहाँ पे 20,000 या 15,000 में लोग काम कर लेते हैं। तो आबादी बढ़ना जो है वो एक तरह से हमेशा हमेशा ये इतनी बुरी चीज नहीं है। और बहुत सारे यूरोप के मुल्कों में और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हम ऐसी बातें सुनते हैं कि वहां आबादी बढ़ाने के लिए इंकरेज किया जा रहा है। ये सारे तथ्यों को क्यों नहीं कोई सामने ला रहा है, और ये पॉपुलेशन बढ़ाने के नाम पे इतने सारे संगठन जो हिंदुत्व के हैं उनको फंडिंग की जा रही है, और हर वक्त जो भी विकास के नाम पे आप सरकार से पूछते हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं, विकास क्यों नहीं हो रहा है, लोगों को क्यों नहीं राहत मिल रही है, एक ही बात, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है।
तो ये हालांकि तथ्य कुछ और ही है। अब उस तरह से पॉपुलेशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है जो कभी लोग 50 साल या 60 साल पहले के स्कॉलर सोचा करते थे। तो हमारे देश की नीतियां उल्टी दिशा में चल रही है। सर आप कुछ इस पे कहिए। जी, पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं था। वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। ठीक है, आपने 2 करोड़ नौकरियां पैदा नहीं की, पर नौकरियों की संख्या तो गिर रही है। सवाल सवाल ये है कि आप बहुत गिर वादा गई है सर, बहुत गिर गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट शायद, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि आजादी का सबसे ज्यादा हो गया है अभी। बिल्कुल, ये पहली पहली बात है, पहली बात ये है। और दूसरा, एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, जब बच्चा पैदा होता है तो एक मुंह और साथ में 2 हाथ लेके पैदा होता है। तो आप बात कह रहे थे, तो खैर अब यूरोप में तो एनकरेज कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। मैं तो खैर कहता हूँ कि ज्यादा बच्चे नहीं तो कम से कम जो स्टेबल पॉपुलेशन है उसको भी आप कीजिए, ओवरऑल पॉलिसी बनाइए, और पर लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। कानून मत बनाइए, इस प्रकार के कानून काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, उनका उल्टा असर होता है। कानून मत बनाइए और इसमें लोगों को आप एनकरेज करके शिक्षा दीजिए, एक। और दूसरा, सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ये है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में जो गलत भ्रम फैलाते हैं, वहां आप अपने दोस्तों को कन्फ्रंट कीजिए कि भाई ये मुस्लिम पॉपुलेशन में अभी रेट ऑफ फर्टिलिटी 2.6 है, तो अभी आप क्या बोलते हैं? आप तो बोलते हैं कि मुसलमानों के 20 बच्चे होते हैं, और आंकड़े तो हैं कि एक मुसलमान औरत के 2.4 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर उनको कन्फ्रंट कीजिए कि आपका डेटाबेस ही गलत है, आपका डेटाबेस प्रोपेगेंडा वाला है, आपका डेटाबेस जी सर, स्टडी वाला नहीं है। सर आप ही के आर्टिकल से मैंने कोट किया था 2014 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आपने कोट किया है, और आपने कहा है कि हिंदू के बीच में फर्टिलिटी रेट 2.13 यानी 2.13, और मुसलमानों में है 2.62, जो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और दूसरी बात आपने कहा कि जो डिक्लाइन मुसलमानों में पॉपुलेशन का है वो 0.78% है और हिंदुओं में 6-7% है, 0.67%। यानी मुसलमानों में बच्चे पैदा करने की का जो रेट है वो हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा तेजी से गिर रहा है, और हिंदुओं में और मुसलमानों में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जी बिल्कुल, आधे बच्चे का फर्क है। जी आधे बच्चे का फर्क है, और आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा, और जी वहीं जी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये बात तो है कि अगर मुसलमान ज्यादा गरीब रहा तो थोड़े बहुत बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, पर उससे सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नौकरियां नहीं दे पा रहे, वो सभी लोग जनसंख्या पे दोष दे देते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, हम क्या करें। जनसंख्या के कारण अभी चीन में भी जनसंख्या ज्यादा है, पर वहां इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, नेपाल में जनसंख्या कम है, गरीबी ज्यादा है। चीन में जनसंख्या ज्यादा है, इस प्रकार की गरीबी का सवाल नहीं है, उससे ज्यादा हम तो जानते नहीं। पर ये सवाल है सरकार की नीतियों का। अभी जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए जो लाइन के आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाई गई हो। और अभी जो नीतियां बन रही है वो लाइन में जो सामने खड़े हैं 2-4, उन्हीं को देख के बनाई जाती है। उन्हीं को एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बेची जा रही हैं। पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में घूमते थे, उनके साथ कौन जाता था किसी को पता ही नहीं है, किसका बिजनेस बढ़ाया जा रहा था किसी को पता नहीं है। तो खैर, ये जो गांधी की विचारधारा हमारे देश के लिए, गांधी जी ने कहा था कि आखिरी व्यक्ति को देखकर आप नीतियां बनाइए, उसके उलट अभी हो रहा है। इसके कारण नौकरियों का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि नौकरियां बढ़ेंगी। आप जब फैक्ट्रियां डलवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप काम आ रहा है, तो काम के साथ नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही? तो एक तरफ तो दावे खोखले किए जा रहे हैं और नीतियां उल्टी की जा रही हैं, ऐसी मेरी समझ है। और आप निश्चित रूप से इन आंकड़ों को लोगों के सामने रखिए। मैं एक और हमारे दोस्त जगह भारत के लोग हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, क्या वो वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, और वो वीडियो को भी आप देखिए, उसमें कई आंकड़े मैंने वहां से लिए। तो ये सब चीजें, हमारे पास मटेरियल तो बहुत है लोगों पर अपने तर्क रखने का, और अब लोग तर्क को नहीं माने और भ्रम में इतना है, प्रोपोगंडा के इतने नशे में है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? वो तो फिर यही मामला है कि हमारे आंदोलन को मजबूत करना जरूरी है। और ये भी एक आंदोलन है जो आप कर रहे हैं, ये भी एक आंदोलन का भाग है कि लोगों तक सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करना। उस पर हमको ज्यादा काम करने की जरूरत है। सर, मैंने अपनी पीएचडी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे की थी यहाँ जेएनयू से,
और ये वो दौर था जिस समय मैं पीएचडी जमा कर रहा हूँ, और उसी वक्त ये जो पार्लियामेंट में बिल लाया गया और कानून बनाया गया ट्रिपल तलाक के खिलाफ, और ऐसी इमेज बनाई गई जैसे कि ये बिल और एक कानून बन जाने के बाद मुस्लिम जो महिलाएं हैं उसको पूरी तरह से आजादी मिल जाएगी और पूरी तरह से उनके सारे मसले दूर हो जाएंगे, देश तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा, जमहूरियत और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और जेंडर जस्टिस बिल्कुल उसके परचम आसमान में बिल्कुल बुलंद हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम औरतों के लिए एक चवन्नी और ₹1 का भी उन्होंने फायदा नहीं दिया। और जब ट्रिपल तलाक आप देंगे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नल एंड वाइड हो गया, अब उसका कोई मान नहीं रहेगा, जब कोई चीज लगी ही नहीं, उसके बावजूद भी उनके पति के लिए 3 साल का जेल का उन्होंने प्रावधान कर दिया। यानी सिविल मैटर को क्रिमिनल के तौर पे वो डील करने लगे। और पूरी की पूरी जो इमेज बनाई गई, ये बनाई गई कि मुसलमान लोग जब मन मर्जी होता है किसी से शादी करते हैं और किसी को तलाक दे देते हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और बहुत सारी बीवियां रखते हैं। सर, आप ही के आर्टिकल में वो जो 1974 का कोई है, द कमिटी ऑफ द स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया, उसकी जो रिपोर्ट थी, मैंने अपने पीएचडी में भी इसका हवाला दिया है। उसमें कह रहे हैं कि एक से ज्यादा औरतें रखने का जो रिवाज है वो आदिवासी समाज में तकरीबन 15% है, उसके बाद बुद्धिस्ट समाज में 9.7%, जैन में 6.7%, हिंदूज में 5.8 और सबसे कम मुसलमानों में 5.7 है। यानी 5.7 मुसलमानों में, 5.8 हिंदुओं में, यानी हिंदू से कम मुसलमान में एक से ज्यादा शादी करने के रिवाज है, और आदिवासियों में और जैन और बुद्धिस्ट में तो ज्यादा है। रियलिटी ये है सर। लेकिन सिनेमा जब बनता है, डिबेट जो होता है, हमारे जो टीवी एंकर लोग जो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक मुल्ला जी हैं और 4 औरतों को लेके जा रहे हैं, उनके 20-25 बच्चे हैं। ये जो इमेज है जी, ये जो इमेज है, ये कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी मजबूत है सर, इसको हम 2 मिनट के लिए हंस देते हैं और हमको लगता है कि बहुत ही बकवास वाली बातें हैं। लेकिन मैं कई बार लोगों से मैंने पूछा कि जब आर्थिक मुद्दे पे सरकार बुरी तरह से नाकाम हो जाती है तो आप क्यों उनको वोट करते हैं? आप उनको वोट कीजिए जो आर्थिक मुद्दे आपको उठाएंगे, आपको खुशहाली देंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, जो उनके कट्टर समर्थक है, कि हमको कुछ भी ना दे लेकिन वो मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, उनके अंदर में 4 बीवियों को रोक रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए हम उनको वोट कर रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि उनके अंदर में कोई ऐसी बीवियां ही नहीं है, क्योंकि सेक्स रेट आपने खुद ही बताया कि 1000 मर्द के मुकाबले में औरतें तो बहुत कम है। तो कम से कम 1000 मर्द होते और 4000 औरतें होती तो समझ में भी आता कि 4 की शादी करनी है। तो इस तरह के मिथ का कैसे मुकाबला किया जाए? देखिए, मिथक का मुकाबला तो तथ्यों से ही हो सकता है। हमारी सीमा ये है कि हम तथ्यों को ईमानदारी से, सरलता से समझने वाले रूप में लोगों तक ले जाएं। अब ये जो प्रोपेगेंडा बना हुआ है, ये तो पिछले करीब 70-80 साल से शाखाओं में बन रहा है, मीडिया से बन रहा है, किताबों से बन रहा है। और आप मेरा मतलब समझ गए होंगे इसकी जड़ कहाँ है। लोगों के बीच में जो पॉपुलर कराया गया है वो ज्यादातर रो तो उसमें शाखाओं का है, और उसको लोगों ने आसानी से स्वीकार भी कर लिया, बिना इस बात को सोचे कि जैसे मलेशिया का मुसलमान, इंडोनेशिया का मुसलमान, अमेरिका का मुसलमान, इंग्लैंड का मुसलमान, उनमें इस प्रकार का कोई बात नहीं है जो यहाँ कहते हैं इस्लाम के कारण पिछड़ापन है, इस्लाम के कारण गरीबी है, इस्लाम के कारण ज्यादा बच्चे होते हैं। ऐसा तो कोई सवाल है ही नहीं। ये सामाजिक परिस्थिति को धर्म से जोड़ना, ये भी एक अपने आप में बहुत गलत बात है। तो उसका जवाब तो एक ही है, जो आप कर रहे हैं उसको और मजबूती से करिए, और दोस्तों को जोड़ें और संगठनों को जोड़ें। और हमारे पास तो सीमित साधन है, सोशल मीडिया पर है, सबके लिए उपलब्ध है। तो सर, सोशल मीडिया पे हम प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन मैंने भी महसूस किया कि पहले के मुकाबले ये लोग अगर हम उनकी मुताबिक बात नहीं करते तो इसकी रीच भी बहुत कम करते हैं और हमें फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये तो एक राजनीतिक लड़ाई है जी, आखिर में जाए तो सब राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई के लिए आपको लोगों को लामबंद करना पड़ेगा। मौका तो ऐसा है कि जो भी ताकतें वास्तव में लोकतंत्र चाहती हैं, बहुल्यवाद, प्लूरलिज्म चाहती हैं, और जो हमारा रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं, उनको एक मंच पर आकर अपने ईगो को छोड़कर, अपने ईगो अहंकार को छोड़कर साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, साथ में सामाजिक कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के लोग जब सत्ता में आते हैं तो समस्या डबल हो जाती है, समस्या डबल हो जाती है। तो वो, और हमको दूसरी हमारी कमजोरी एक बात तो रही है कि हमने इन बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए उतना ताकत नहीं लगाई जितनी लगाना था। ये बात तो हमको मानना पड़ेगा। वो वामपंथी पार्टियां हों
या मध्यमार्गी पार्टियां हों या जो दूसरी पार्टियां अपने आप को दलित बहुजन पार्टियां कहती हैं, उन्होंने इस विचारधारा को फैलाने के लिए, लोगों के मिथकों को दूर करने के लिए उतनी मेहनत नहीं की। और मेरा विश्वास है कि मिथक ये दिमाग में जहर पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, और इसी के कारण वो एक संकीर्ण प्रकार की राजनीति मजबूत होती है। तो हमें तो वही करना है, अब कितना कर सकेंगे वो मैं नहीं जानता, पर वही है, लगे रहो। अच्छा सर, ये आबादी, मुसलमानों की आबादी बढ़ने की बात भारत के अलावा यूरोप के देशों से और अमेरिका से भी कभी कभी वहाँ की जो दक्षिणपंथी पार्टियां होती हैं वो भी इस तरह की खबरें लाती हैं। बहुत सारी उनकी एजेंसीज हैं और वो कहती हैं कि इतने साल में 2020 या 2030 या 2040 या 2050 में यूरोप का फला कंट्री जो है मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा और फला कंट्री में मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें भी जो आती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो राइट विंगर जो फोर्सेज है उनको काफी मजबूत करती हैं। इस चैलेंज को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, यूरोप के कई देश ये साम्राज्यवादी देश थे। इन्होंने कई देशों को कॉलोनी बना के रखा था जहां मुस्लिम ज्यादा थे। तो जब कॉलोनी थी तो उनके कुछ रूल बने, तो कॉलोनी के लोग इनके देशों में आने लग गए। आज फ्रांस में मुसलमान क्यों हैं? क्योंकि फ्रांस ने जहां कॉलोनाइज किया वहां के कई मुसलमानों को सुविधा मिल गई फ्रांस में आने की। पर फ्रांस में आए तो उनका भी हाल वही है जो भारत के मुसलमानों का है। वो जी वहां बिल्कुल स्लम बिल्कुल, में रहते स्लम हैं, में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्लम स्लम में। में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, बेकारी में रहते हैं, बच्चे ज्यादा होंगे। और पर सवाल ये है कि कई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर है दुनिया के इतिहास का कि जहां एक धार्मिक कम्युनिटी के ऊपर पूरे सभी चीजों का दोष लगाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें खैर साम्राज्यवादी देशों की नीतियां और बाकी नीतियों में कुछ मेल जोल है जिसके कारण ये सब हो रहा है। अच्छा सर, भारत में भी इसके तार बड़े पुराने हैं। मैंने पीके दत्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन हैं, बहुत बड़े, अभी जेएनयू में आ गए हैं कुछ साल पहले। उन्होंने भी एक डाइंग हिंदू रेस करके किताब लिखी थी। उसकी एक आध रीडिंग हम लोगों को भी पढ़ने पढ़ने वाली, हम लोगों ने पढ़ा था अपने एमए के दौर में। तो उस दौरान भी बंगाल के बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों ने भी उस जमाने में ये डिस्कोर्स फैलाया कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और हिंदुओं की गिर रही है। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की जड़ों को बहुत मजबूत करती हैं। और प्रोफेसर रोमिला थापर का भी एक बड़ा ही मशहूर लेख है आपको, कम्युनलिज्म एंड कम्युनल हिस्ट्री वाली। उसमें भी वो बार बार कहती हैं कि जो हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनल कॉन्शियसनेस को मतलब बढ़ाने में और जो मिथक को पैदा करने में, और गलत गलत सोचे और धारणाएं हमारे अंदर में बन गई हैं, तो इससे भी मुकाबला करना है। तो सर आखिरी सवाल मैं आपसे यही ले रहा हूं कि ये मुश्किल के दौर में जो भी प्रोग्रेसिव ताकतें हैं, जो भी दलित बहुजन मुसलमान या जो भी गरीब जो लोग हैं, उनको किस तरह की हिकमत अमली, किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना के आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी बात कंक्लूड करें। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो पहली बात तो राजनीतिक तौर पे है, एक राजनीतिक मंच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे सामाजिक संगठन है, आज आप देखिए सामाजिक संगठन बहुत हैं, बहुत बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोई स्त्रियों के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों के लिए कर रहा है, कोई किसानों के लिए कर रहा है, कोई आदिवासियों के लिए कर रहा है। पर इनके बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है कि हम अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, पर जहां तक लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है, बाहुल्यवादी मूल्यों का सवाल है, धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, उन मुद्दों पर हम अपना अपना ध्यान देंगे। क्योंकि आज आप किसी भी एरिया में काम करिए, मेरी ये राय है कि आपका काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सांप्रदायिकता हर जगह आपके रास्ते में आके आपके रास्ते में रुकावट डालेगी। इसलिए हमारे जितने भी सामाजिक ग्रुप हैं, और मेरे ख्याल से वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता एक बड़े सवाल के रूप में उभर रहा है, तो उससे मुकाबला करने के लिए एक हमारे बीच में भी एक सामाजिक मंच, प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जहां हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, एक दूसरे को शक्ति दें। तो वो एक आंदोलन के रूप में राजनीतिक पार्टियों पर भी असर करेगा, समाज की चेतना पर भी असर करेगा, और उससे हमारा विकास की दिशा भी और ज्यादा मजबूत होगी। सर और ये भी बात आपकी बड़ी अहम है, आपने पिछली बार जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तब भी आपने कहा कि हम कंटेंट बहुत अच्छा बना लेते हैं और हमारे अंदर में पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी नीयत भी बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रचार प्रसार और एक कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से अच्छे अच्छे डिस्कशन भी बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम अपने सारे दोस्तों से अपील करेंगे कि जो लोग भी भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेसी के तौर पे देखना चाहते हैं, जात पात धर्म की जो खाई है
उसके नाम पर जो भेदभाव उसको खत्म करना चाहते हैं, इंसान के तौर पे एक इंसान की मदद तो होनी चाहिए, ऐसे सोच रखते हैं, उन लोगों को जो अच्छे कंटेंट है, जो प्रगतिशील जो बातें हैं, जो भलाई वाली जो बातें हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और एक अच्छा मतलब हमें भी अपना कंटेंट पैदा करना है ताकि उनके जो जहरीले कंटेंट हैं उसको हम रोक सकें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कॉल पे और एक मैसेज पे हम जैसे बहुत ही मामूली और छोटे मतलब काम करने वाले स्कॉलर और एक्टिविस्ट के साथ भी आप बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत जल्द फिर आपको बुलाएंगे किसी अहम टॉपिक। बहुत धन्यवाद अभय। आप मामूली नहीं है, आप बहुत गैर मामूली काम कर रहे हैं, ये मैं आपको थैंक आपका बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक थैंक यू।